गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टडी विथ अमृता चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, भारत में संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। और इसी क्रम में हमने 1600 का जो चार्टर एक्ट है और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो हम बात करेंगे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, और साथ ही हम 1793 के चार्टर एक्ट पर भी बात करेंगे। तो जो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, इस एक्ट को पारित करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था। अब हम जानेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसा क्या था कि इसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। तो देखिए 1773 का जो एक्ट था, उसमें हमने देखा था कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई थी, और साथ ही 1773 के एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। तो एक तरफ है गवर्नर जनरल की परिषद, और दूसरी तरफ है सर्वोच्च न्यायालय। अब इस एक्ट में दिक्कत ये हो गई थी कि गवर्नर जनरल की परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा नहीं किया गया था। जो भी राजस्व से रिलेटेड जो मामले थे, वो गवर्नर जनरल की जो परिषद है ये देखता था, और इससे रिलेटेड जो भी मुकदमे होते थे वो जाता था सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल की परिषद पर दबाव बनाता था। जब शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया था, तो गवर्नर जनरल की परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में विवाद होना तय था। और अगर आप वर्तमान में भी देखते हैं तो भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती है। इवन देखिए आर्टिकल 50 में भी क्लियरली मेंशन है कि जो कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है उसको अलग रखा जाएगा, राइट। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल की परिषद और सुप्रीम कोर्ट के बीच में विवाद पैदा हुआ था, और ये विवाद जो है वो ब्रिटेन पहुंचता है, ब्रिटेन की संसद के पास पहुंचता है, और संसद एक जांच समिति बनाती है, टोचेट समिति, और उसी जांच समिति की सिफारिश पर 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है उसको पारित किया जाता है, राइट। तो देखिए जो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें गवर्नर जनरल की परिषद का गठन किया गया था और सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था, राइट। और लेकिन इस एक्ट में परिषद और सुप्रीम कोर्ट के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया था, जिसके कारण विवाद पैदा हुआ था, और मामला कहां पहुंचा जी? ब्रिटेन पहुंचा। और ब्रिटेन में संसद ने जांच समिति का गठन किया, और जांच समिति का नाम था टोचेट समिति, और टोचेट समिति की सिफारिश से ही 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है वो इसको पारित किया गया। और इस एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य था 1773 के एक्ट के कमियों को जो है वो दूर करना था, और साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को अलग करना था, इनका बंटवारा जो है वो करना था। अब इस एक्ट के प्रावधान की अगर हम बात करें, इस एक्ट में प्रावधान क्या किए गए थे, तो इसमें गवर्नर जनरल की परिषद और जो सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं उसको अलग कर दिया गया। और यहीं से इसी एक्ट के बाद से भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथकीकरण की नींव रखी गई, क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका के जो कार्य हैं, जो शक्तियां हैं, उसको अलग कर दिया गया था इस एक्ट के तहत। और गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया, यानी कि जो परिषद जो भी कार्य करेगा उसमें सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, राइट। और परिषद की राजस्व संबंधी जो मामले थे उसमें भी सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे, जो परिषद जो करेगा उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। और साथ ही देखिए इसमें गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसके द्वारा बनाए गए जो कानून है उसको सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत करवाना आवश्यक नहीं है। तो गवर्नर जनरल जो भी कानून बनाएगा उसको सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत करवाने की जरूरत नहीं है। इस एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया। और दिक्कत इसमें यह भी आ रही थी कि जो न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट जो भी अपने आदेश देते थे, जो भी निर्णय लेते थे, तो उसमें इंडियंस के जो रिचुअल्स हैं, इंडियंस के जो रिलीजन है, वो प्रभावित बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और इस एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेश में जो भारतीय हैं उनके धर्म और रीति रिवाज का ध्यान रखें ताकि वे प्रभावित ना हो। तो ये भी संशोधन इस एक्ट के तहत किया गया था। तो ये जो 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करना था, जो उसमें कमियां थी उसको दूर करना था, और इसके पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। तो अगला एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को पारित करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था,
कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण मजबूत करना था, राइट। तो धीरे धीरे जो कंपनी की जो अधिकार है, कंपनी की जो शक्तियां हैं, उसको सीमित किया जा रहा है और जो अधिकार जो है वो संसद को दी जा रही है, राइट। और साथ ही कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग करना था। देखिए 1765 के बाद कंपनी व्यापार के साथ साथ राजनीति भी कर रही है, इसीलिए इस एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग जो है वो किया गया। और अगर हम इस एक्ट के प्रावधान की बात करें तो इसमें देखिए जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाई गई थी, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी। तो इस एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या को 4 से कम करके 3 कर दिया और इसमें कहा गया कि उन 3 में से एक जो है वो कमांडर इन चीफ होगा, 3 में से एक सेना का प्रधान होगा, राइट। अगला प्रावधान जो है, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया। कंपनी के राजनीतिक मामले और व्यापारिक मामले अलग हो गए। अब देखिए 1773 के एक्ट के तहत कंपनी को नियंत्रित करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी, निर्देशक मंडल, 24 सदस्यों की जो संस्था थी। अब जब इस एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक जो कार्य है उसको अलग कर दिया गया, तो अब यहाँ पर एक और संस्था की जरूरत पड़ी और इस एक्ट के तहत ब्रिटेन में 6 सदस्यों की एक नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन जो है वो किया गया, राइट, जो कि कंपनी के राजनीतिक मामलों को नियंत्रित करेगा, राजनीतिक मामलों को देखेगा। तो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया और राजनीतिक मामलों को देखने के लिए ब्रिटेन में 6 सदस्यों की एक संस्था बनी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक बोर्ड का गठन जो है वो कहाँ किया गया? ब्रिटेन में किया गया, राइट। अब उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो देखिए दोहरा प्रशासन की शुरुआत हो जाती है इस एक्ट के तहत। तो दोहरा प्रशासन जो है वो क्या था? तो सबसे ऊपर तो देखिए संसद है जो कि ब्रिटेन में है। संसद ही तो नियंत्रित कर रही है कंपनी को, राइट, और धीरे धीरे शक्तियां जो है वो कहाँ जा रही है? संसद के पास जा रही है। तो सबसे ऊपर जो है वो संसद है, पार्लियामेंट है, जो कि ब्रिटेन में है। और संसद के नीचे जो है वो 2 संस्थाएं हैं। संसद के नीचे 2 संस्थाएं हैं, एक तो है निर्देशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक है नियंत्रक बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राइट। तो जो नियंत्रक बोर्ड है, बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है, इसको तो 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट है, ये जो अभी हम जो एक्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसमें इसका गठन किया गया। और जो निर्देशक मंडल है, कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर है, ये जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसका जो है वो गठन किया गया था। तो जो निर्देशक मंडल है इसमें कितने सदस्य थे जी? 24। और नियंत्रक बोर्ड जो है वो इसमें जो है वो 6 जो है वो सदस्य हैं। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, निर्देशक मंडल है, ये कंपनी का प्रतिनिधि है और जो नियंत्रक बोर्ड है ये संसद का प्रतिनिधि है, राइट। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ये व्यापारिक मामलों को नियंत्रित करेगा। कंपनी के व्यापारिक जो मामले हैं उसको नियंत्रित करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। और जो राजनीतिक कार्य हैं, कंपनी के जो राजनीतिक कार्यों को जो नियंत्रित करेगा, उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जिसमें जो है वो कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। और याद रखिएगा ये दोनों संस्थाएं भारत में नहीं है, ये कहाँ है? ब्रिटेन में है, राइट। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है इसको वेतन जो है वो कंपनी के खजाने से दिया गया, क्योंकि ये कंपनी का प्रतिनिधि है। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसको वेतन जो है वो ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाएगा, क्योंकि ये जो है वो संसद का प्रतिनिधि है, राइट। तो ये जो है वो दोहरा प्रशासन देखने को मिलता है इस एक्ट के तहत। और दोनों संस्थाएं जो है वो नियंत्रित करेगी कंपनी को, राइट। और इन दोनों संस्थाओं के ऊपर जो है वो ब्रिटेन में क्या है? संसद है। तो इसी को हम कह सकते हैं दोहरा प्रशासन है। और साथ ही देखिए इस एक्ट में पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य शब्द का जो है वो इस एक्ट में प्रयोग किया गया। तो ब्रिटिश जो अधिपत्य है इसका मतलब है कि कंपनी भारत में जो भी संपत्ति अर्जित करेगी वो कंपनी का नहीं होगा, वो जो संपत्ति है वो ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र होगा, यानी ब्रिटिश भारत का क्षेत्र जो है वो होगा, ठीक है। तो ये इस एक्ट के तहत प्रावधान जो है वो किए गए थे। तो अगला एक्ट है 1786 का संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम को लाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था, गवर्नर जनरल के अधिकार को बढ़ाना था। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के जो पावर्स थे उसको बढ़ा दिए गए थे। और देखिए 1786 में कॉर्नवालिस जो है वो भारत में गवर्नर जनरल बन के आता है। और गवर्नर जनरल बनने से पहले कॉर्नवालिस कुछ मांगे करता है, कुछ शर्त रखता है कि गवर्नर जनरल के जो अधिकार है उसको बढ़ा दिया जाए। और कॉर्नवालिस के कहने पर ही 1786 का जो संशोधन अधिनियम है उसको पारित किया जाता है और गवर्नर जनरल के जो अधिकार है उसको बढ़ा दिया जाता है। और इस समय देखिए भारत में आंग्ल मैसूर युद्ध और आंग्ल मराठा युद्ध भी चल रहे हैं।
और इस परिस्थिति को संभालने के लिए, इसे नियंत्रित करने के लिए ही कॉर्नवालिस को जो है वो भारत भेजा जाता है, राइट। और जो कॉर्नवालिस है उसके अधिकार को बढ़ा दिए जाते हैं। अब देखिए, ब्रिटेन किसी भी हाल में भारत को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि 1776 में अमेरिका जो है वो उसके हाथ से निकल चुका था। तो ये सारी चीजें इनको नियंत्रित करने के लिए ही भारत में जो है वो कॉर्नवालिस को भेजा गया था और कॉर्नवालिस के जो अधिकार है उसको बढ़ा दिए गए थे। तो अगर हम इस एक्ट के प्रावधान की अगर हम बात करें, तो इसमें देखिए गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया था। गवर्नर जनरल अपने परिषद के निर्णय को बदल सकता है, उसको जो है वो पलट सकता है। तो ये जो वीटो पावर है, इसी को हम कहेंगे वीटो पावर, कार्य को करने से रोकना। तो जो वीटो पावर है वो इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को दे दिया गया था, यानी कि कॉर्नवालिस को मिल गया था। और साथ ही इस एक्ट में गवर्नर जनरल को ही यानी कॉर्नवालिस को ही सेना का प्रधान यानी कमांडर इन चीफ बना दिया गया था। 1784 के एक्ट में जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट था, उसमें हम डिस्कस कर चुके थे कि गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्य जो थे, 3 में से एक जो है वो कमांडर इन चीफ होगा। अब यहाँ पे 1786 में जो कमांडर इन चीफ है वो कौन होगा? गवर्नर जनरल होगा। तो ये जो 2 पावर्स है, एक तो वीटो पावर और दूसरा गवर्नर जनरल को ही कमांडर इन चीफ बना दिया गया। ये शक्ति प्राप्त करने वाला पहला गवर्नर जनरल जो है वो कौन था? कॉर्नवालिस था, राइट। तो ये प्रावधान किए गए थे इसमें। तो अगला एक्ट है 1793 का चार्टर एक्ट, और इस एक्ट के तहत जो प्रावधान किए गए थे उसमें देखिए सबसे पहले है कंपनी के शासन को 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। हर 20 वर्ष बाद चार्टर एक्ट आते थे और कंपनी के जो व्यापारिक जो एकाधिकार है और कंपनी के जो शासन है उसको 20 वर्ष आगे जो है वो बढ़ा दिया जाता था, राइट। और साथ ही देखिए कंपनी के लाइसेंस के तहत कंपनी के जो कर्मचारी थे और अन्य लोगों को व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी। यानी कंपनी अब लाइसेंस देगी कर्मचारियों को और अन्य लोगों को कि वो दूसरे देश के साथ अपना ट्रेड जो है वो सेटअप करे, राइट। और इसी को देश व्यापार या विशेषाधिकार के नाम से भी जाना जाता था, कंट्री ट्रेड के नाम से इसको जाना जाता था। और ये अधिकार 1793 के चार्टर एक्ट के तहत दिया गया था, यानी कि कंपनी लाइसेंस देती थी कर्मचारियों को और अन्य जो लोग थे उनको कि वो दूसरे देश के साथ व्यापार करे, ट्रेड करे, राइट। तो ये अधिकार मिला था। और साथ ही देखिए नियंत्रक बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान जो है वो किया गया इस एक्ट के तहत। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो संस्था थी 1784 में इसका गठन किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, और इसमें 3 सदस्य जो है वो थे, 6 सदस्य थे इसमें। तो उस टाइम 1784 में जो वेतन जो दिया जाता था इनको जो है वो ब्रिटेन की राजस्व से दिया जाता था। अब इस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इनके जो सदस्य हैं उनको भारतीय राजस्व से वेतन जो है वो दिया जाएगा, राइट। और साथ ही देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी प्रति वर्ष ब्रिटिश सरकार को 5 लाख जो है वो पौंड राशि देगा। यानी जो कंपनी है अपने खर्चे निकाल करके हर साल 5 लाख पौंड जो है वो ब्रिटिश सरकार को भेजेगा। तो ये प्रावधान किया गया था। और साथ ही देखिए परिषद के निर्णय को निरस्त करने का जो अधिकार जो था वो अन्य जो प्रेसिडेंसी थी उनके गवर्नर को भी दे दिया गया। तो जो गवर्नर जनरल को शक्ति दे दी गई थी 1786 के एक्ट के तहत कि वो अपने परिषद के जो निर्णय है उसको निरस्त कर सकता है। अब वो जो पावर है वो दूसरे जो प्रेसिडेंसी थे उनके गवर्नर को भी ये पावर दे दिया गया, राइट। और साथ ही देखिए बिना संसद की पूर्व अनुमति से कर्मचारी भारत को नहीं छोड़ सकते थे। इस एक्ट के तहत प्रावधान किया गया कि बिना संसद को सूचित किए जो कर्मचारी है वो भारत को नहीं छोड़ सकते। यदि वो ऐसा करते हैं तो इसको रेजिग्नेशन माना जाएगा, इस्तीफा उनका जो है वो माना जाएगा। तो ये प्रावधान किया गया था। और देखिए राजस्व जो प्रशासन है उसको न्यायिक कार्यों से अलग कर दिया गया था। तो इसमें यह था कि जो भी सिविल जो मैटर होते थे, जो दीवानी मामले होते थे, राजस्व से रिलेटेड जो मामले होते थे वो जाता था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, राइट। इससे रिलेटेड जो मामले जो देखता था वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखता था। अब कॉर्नवालिस ने क्या किया, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ये जो कार्य थे, न्यायिक कार्य थे, उसको अलग कर दिया, राइट। तो इसी को कहा जाता है माल अदालतें और राजस्व अदालतें। तो कॉर्नवालिस ने माल अदालतें और राजस्व जो अदालतें उसको समाप्त कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ये पावर जो सिविल मैटर में वो निर्णय लेते थे, दीवानी मामलों में वो निर्णय लेते थे, राजस्व से रिलेटेड जो मामले हैं उसमें जो निर्णय लेते थे उसको जो है वो अलग कर दिया गया और उसके लिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का गठन जो है वो किया, राइट। तो ये प्रावधान 1793 के एक्ट में किया गया था। आज की क्लास में हमने 1781, 1784, 1786 और 1793 के एक्ट को डिस्कस किया है।
तो कोई भी अगर आपके डाउट्स रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर करिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।